हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें 10वीं यूनिट जो है वो हमारे आयोग के बारे में दी गई है। इसमें जो सारे आयोग हैं हम कंप्लीट करेंगे और इस सीरीज का ये हमारा पहला टॉपिक है, पहला आयोग है भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, देखिए इस आयोग को मतलब भारत निर्वाचन आयोग को हम 5 बिंदुओं में कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला रहेगा परिचय, दूसरा रहेगा संरचना, तीसरा रहेगा कार्य एवं शक्तियां, चौथा पॉइंट रहेगा हमारा संबंधित अनुच्छेद और पांचवा रहेगा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इन 5 बिंदुओं के आधार पर जब आप इस टॉपिक को अपन खत्म कर चुके होंगे तो आप पाएंगे कि प्रीलिम्स के लिए भारत निर्वाचन आयोग ये जो टॉपिक है ये आपका पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट है परिचय, है ना। देखिए इससे पहला पॉइंट है भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने के उद्देश्य से किया गया है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जो निर्वाचन है वो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, महत्वपूर्ण आधार होता है। इसीलिए जो भारत निर्वाचन आयोग को बनाया गया है उसको स्वतंत्र रखा गया है ताकि चुनाव में पूरे तरीके से पारदर्शिता बने रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार ना हो सके। ठीक है, अब संवैधानिक निकाय है तो वो इसलिए है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान में किया गया है। कोई भी संस्था संवैधानिक संस्था वह कहलाती है जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। तो आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि जो भारत निर्वाचन आयोग है यह एक स्थायी व स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अब इसका गठन क्यों किया गया है तो वो इसलिए किया गया है ताकि चुनाव स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से कराया जा सके। ठीक, चलिए अब देखेंगे दूसरा पॉइंट, वो है वर्णन। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में वर्णन किया गया है भारत निर्वाचन आयोग का। याद रखिएगा फ्रेंड्स, संविधान में हमारे टोटल कितने भाग हैं तो 22 भाग हैं और उन 22 भाग में से जो 15 नंबर का भाग है उसी में वर्णन है किसका, हमारे निर्वाचन आयोग का, भारत निर्वाचन आयोग का। ये आपको याद रखना है। और किस अनुच्छेद में वर्णन इसका तो याद रखेंगे कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक वर्णन है भारत निर्वाचन आयोग का। ठीक है, यहां पर ये 2 पॉइंट हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। मतलब आर्टिकल 324 कहता है, क्या कहता है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनका जो निर्वाचन होगा इस सब की जिम्मेदारी किसकी होगी तो वो होगी भारत निर्वाचन आयोग की। ये याद रखना है। कौन सा आर्टिकल कहता है ऐसा तो आर्टिकल 324। ठीक है, अनुच्छेद को अपन आगे भी देखने वाले अलग से, पर फिर भी यहां पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट है स्थापना। तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई तो 25 जनवरी 1950 को की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई तो 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये हमारा पहला पेज है। परिचय में हमने क्या क्या देखा कि यह एक स्थायी व स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई है तो 25 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे भारत निर्वाचन आयोग की संरचना। सबसे पहला पॉइंट है निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसमें कुल 3 सदस्य हैं, जिसमें से एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 हैं
निर्वाचन आयुक्त या इन्हें कहा जाता है अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो इन 3 लोगों से मिलकर बना है हमारा क्या, निर्वाचन आयोग। चलिए सेकंड पॉइंट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इन सभी की जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना। ऐसा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या ऐसा दे देगा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, संसद, ऐसे करके। तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किसकी सलाह ले सकता है, तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग की। अगला पॉइंट है, निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब निर्वाचन आयुक्त जो है और प्रादेशिक जो आयुक्त है, इनकी सेवा शर्तें क्या होगी, इनका पदावधि मतलब ये कब तक अपने पद पर रहेंगे, इन सब का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग संरचना में ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। देखिए पॉइंट है, 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कर दिया गया। फ्रेंड्स, जैसा हमने आपको बताया कि 25 जनवरी 1950 को जब निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, ये तो अपन ने बात कर ली इसके बारे में, तो उस समय पर जो निर्वाचन आयोग था वो 1 सदस्यीय होता था। मतलब निर्वाचन आयोग में एक ही व्यक्ति होता था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कर दिया गया। तो आपको यहां पर यह याद रखना है कि 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग को पहली बार कब किया गया, तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1989 को। मतलब 25 जनवरी 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग जो है वह केवल 1 सदस्यीय रहा। ठीक है, अब हुआ क्या था फ्रेंड्स इसमें कि उस समय पर 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग को जब 3 सदस्यीय किया गया था, तो 2 जो अन्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे एसएस धनोआ। पहले कौन थे, एसएस धनोआ, ठीक है, और दूसरे कौन थे, वो थे वीएस सहगल। वीएस सहगल, इनको जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था 16 अक्टूबर 1989 को। और इनको जब नियुक्त किया गया तो इस सरकार के इस निर्णय की तीव्र आलोचना की गई। अब इसके क्या तात्कालिक कारण थे उस पर अपन को जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस इसलिए बताना चाह रहा हूं आपको ये जानना चाहिए कि वो जो 2 पहले अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे वो कौन कौन थे, तो एसएस धनोआ थे और वीएस सहगल थे। ठीक है, तो उसमें जब सरकार की आलोचना की गई तो उसको वापस से क्या कर दिया गया, 1 सदस्यीय बना दिया गया। ठीक है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, 1 जनवरी 1990 से निर्वाचन आयोग पुनः 1 सदस्यीय हो गया। ठीक है, हमने अभी इसके बारे में बात की। उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी कर निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बनाया गया और संसद द्वारा इस अध्यादेश को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1993 का रूप दिया गया। तो हुआ क्या कि 1 जनवरी 1990 से निर्वाचन आयोग को पुनः 1 सदस्यीय कर दिया गया, लेकिन फिर 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी कर इसे फिर से बहुसदस्यीय कर दिया गया। तो मतलब निर्वाचन आयोग को दोबारा बहुसदस्यीय कब किया गया, डेट याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1993 को। पहले कब किया गया, 16 अक्टूबर 1989,
फिर कब किया गया? 1 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ओके, और इस अध्यादेश को जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1993 संसद के द्वारा इसको ये रूप दिया गया। ठीक, अब फ्रेंड्स ये जो 1 अक्टूबर 1993 को जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त थे वो जो नियुक्त किए गए थे, उनमें से एक थे एमएस गिल और दूसरे थे जीवीजी कृष्णमूर्ति। ओके, कौन थे? जीवीजी कृष्णमूर्ति और एमएस गिल। और उस समय पर 1 अक्टूबर 1993 में जब इन्हें मतलब जो निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बनाया गया, तो उस समय पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे यह भी याद रखिएगा, तो वो थे टीएन शेषन। ठीक है, टीएन शेषन के कार्यकाल में 1 अक्टूबर 1993 को निर्वाचन आयोग को पुनः से दोबारा से बहुसदस्यीय बनाया गया। अब देखिए, ये बहुसदस्यीय बनाने का जो महत्वपूर्ण रीजन है, जो मेन रीजन है, वो यह था कि आप सभी को पता है 61वां संविधान संशोधन ये 1989 को हुआ था और इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा जो मतदाता की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जब उम्र को कम किया गया तो जो वोटर हैं, जो मतदाता, उनकी संख्या बढ़ी, तो एक व्यक्ति के द्वारा इस सबको मैनेज करना आसान नहीं था, इसीलिए जरूरत थी उसकी संख्या को बढ़ाने की। तो फिर उसे जो है बहुसदस्यीय बनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में जो है निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है, याद रखिएगा। चलिए, तो हम बात करेंगे योग्यता की। निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का वर्णन ना तो संविधान में है और ना ही अधिनियम में किया गया है। याद रखेंगे, जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी जो योग्यता है उसका वर्णन ना तो संविधान में है और ना ही किसी अधिनियम में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, और ना ही किसी अधिनियम में। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सेवा शर्तों की। पहला पॉइंट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां हैं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, इनकी शक्तियां समान हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन भत्ते भी एक समान है। अब कितना वेतन होता है? तो इनका जो वेतन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है, जो कि वर्तमान में 2.5 लाख रुपए मतलब 2,50,000 रुपए प्रति माह है। और अंतिम पॉइंट है, विचारों में मतभेद होने पर आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या है, जो सेवा शर्तें हैं मतलब जो निर्वाचन आयोग है उसमें 3 सदस्य होते हैं, हमने इसके बारे में बात की। एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो इनकी जो शक्तियां हैं सबकी बराबर हैं। ठीक है ना, इनकी शक्तियां क्या है? बराबर ही हैं। ओके, ठीक। अब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनके वेतन भत्ते भी एक समान है। जितनी सैलरी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दी जाती है उतनी ही सैलरी अन्य निर्वाचन आयुक्त को भी दी जाती है। याद रखेंगे, कितनी सैलरी दी जाती है? तो उतनी जितनी की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की होती है, जो कि वर्तमान में कितनी है? तो 2,50,000 रुपए प्रति माह। मतलब ये हुआ कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो सैलरी है, जो इनका वेतन है, तो 2,50,000 रुपए प्रति माह है। और किसके बराबर है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ना कि मुख्य न्यायाधीश। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान रखना आपको कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इनकी जो सैलरी होती है वो कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ना कि मुख्य न्यायाधीश के समान। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है, विचारों में मतभेद होने पर आयोग जो है बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। देखिए, जैसा आपको पता है, हमने अभी बताया भी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो शक्तियां हैं वो समान होती हैं, सभी दोनों बराबर पावरफुल हैं।
तो इनमें जब कभी भी मतभेद होता है किसी बात को लेकर, तो उसका जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर किया जाता है। मतलब अगर 3 लोग हैं जब इसमें, तो निर्णय वही होगा जिसके पक्ष में 2 सदस्य होंगे। ठीक है ना। उससे फर्क नहीं पड़ता कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का निर्णय क्या है या अन्य निर्वाचन आयुक्त का निर्णय क्या है, मतलब सिर्फ बहुमत से होता है। ठीक है। तो अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इनके कार्यकाल के बारे में। तो देखिए, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष का होता है। मतलब ये है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या तो वह 6 वर्ष पूर्ण कर ले अपने, या 65 वर्ष की उम्र पूरी कर ले, उसके बाद अपने पद से हट जाएगा। ठीक है। और अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या है, तो या तो वो 6 वर्ष पूर्ण कर ले, या वह अपनी उम्र 62 वर्ष पूर्ण कर ले, उसके बाद अपने पद से हट जाएगा। इन दो में से जो भी चीज पहले वो पूर्ण करते हैं, या तो अपने कार्यकाल के 6 वर्ष कर लें, या उनकी उम्र 62 वर्ष हो जाए, तो उनका पद मतलब वो अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है। और इसको इजी करें, ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, उसकी उम्र है 55 साल। ठीक है, 55 ईयर। ओके। अब 6 साल बाद वो कितना हो जाएगा, तो 61 का, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की उम्र कितनी है, 65 वर्ष। तो 55 साल में उसकी नियुक्ति हुई, उसने 6 वर्ष जो है कार्यकाल अपना किया, अपने पद पर रहा, और 61 साल की उम्र में अपने पद से हट जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है। ओके। और इसी का दूसरा पॉइंट ऐसा समझिए कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की, जिसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, उसकी उम्र है 63 साल, 63। ठीक। तो फिर वो 6 वर्ष तक पद पर नहीं रहेगा, फिर वो सिर्फ 2 वर्ष तक ही पद पर रहेगा, और जैसे वो 65 वर्ष का पूरा होगा तो वह अपने पद से हट जाएगा। ठीक। इसी तरह अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें आपको डाउट हो सकता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, और अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो वो देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को ही ये देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पद से हटाए जाने की। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। शॉर्ट में ऐसे समझिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसे कदाचार या अक्षमता के आरोप जब सिद्ध हो जाता है तो उसके पद से हटा दिया जाता है। अब इसका प्रोसेस ऐसा है कि ये इनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जब ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो उन्हें उसके पद से हटा दिया जाता है। कैसे हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, कि जब ये प्रस्ताव को हटाने का संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत होता है तो उसके पूर्ण बहुमत या फिर जितने सदस्य उपस्थित हैं, मतलब जितने उसमें मतदान करने के लिए प्रेजेंट हैं, उनके टोटल संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव अगर पास हो गया तो उन्हें उसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी उसके पद से हटाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका आप समझ सकते हैं ऐसे कि जब इसकी सैलरी, इसका जो वेतन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है तो हटाने की प्रक्रिया भी उसी के समान ही है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक। और दूसरा पॉइंट है, अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब अन्य निर्वाचन आयुक्त या जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त है उनको हटाने की सिफारिश अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है राष्ट्रपति से तो राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से हटा सकता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम कार्य एवं शक्तियों की।
निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां। पहला, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना। आप सभी जानते हैं परिसीमन समय समय पर किया जाता है, तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब परिसीमन ये है क्या चीज, शॉर्ट में इसको ऐसे समझ लीजिए। देखिए, एक तरह से चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना है ना। सीमांकन करना ऐसा कि देखिए, जैसे मान लीजिए जनसंख्या बढ़ी कहीं की, अब अगर एक क्षेत्र है, यहाँ पर पहले 4 लोग थे, ठीक, मान लेते हैं एक ये कोई क्षेत्र जिसमें कितने थे, 4 लोग, तो पहले इन 4 लोग के लिए एक चुनावी क्षेत्र था। अब कुछ समय बाद यहाँ की जनसंख्या बढ़ गई, अब 8 हो गई, तो इनके लिए 2 चाहिए ना, तो ये चीज होती है सीमांकन या परिसीमन, ठीक है। दूसरा है मतदाता सूचियां तैयार करना। तीसरा काम चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। चौथा है सदस्यों की योग्यता के संबंध में परामर्श देना। पांचवा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना या चुनाव चिन्ह प्रदान करना। और छठवां है चुनाव रद्द करना। कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब चुनाव में भ्रष्टाचार हो गया या सही तरीके से उसका संचालन नहीं हो सका, उसको रद्द करने की आवश्यकता है, तो उसको चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो है, रद्द कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, इसके कार्य एवं शक्तियां, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना। ये जो मतदाता सूची है, जो वोटर लिस्ट में लोग का नाम जुड़ता है, ये सब किसका काम है? निर्वाचन आयोग का ही काम होता है। फिर चुनाव प्रक्रिया का संचालन, कैसे चुनाव कराना है, कब कराना है, आचार संहिता वगैरह, सब किसका काम है? निर्वाचन आयोग का काम है। सदस्यों की योग्यता के संबंध में परामर्श देना। कभी ऐसी स्थिति आती है जब सदस्यों की योग्यता के बारे में बात करना होता है, योग्यता का जब प्रश्न खड़ा हो जाता है, तो उसके बारे में जो निर्वाचन आयोग है वो परामर्श या सलाह अपनी दे सकता है, ठीक है। फिर बात करेंगे राजनीतिक दलों को मान्यता देना। जो भी राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता कौन देता है? जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल वर्तमान में 8 हैं, तो ये कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल होगा, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। या फिर जब भी चुनाव में लोग खड़े होते हैं तो उनको जो चुनाव चिन्ह दिया जाता है वह कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग ही देता है, ठीक है। फिर चुनाव रद्द करना, इसके बारे में हमने बात की है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कार्य एवं शक्तियां हैं, ये उसके कार्य निर्वाचन आयोग के। सिंपल सा है, आप समझ सकते हैं। सभी जो निर्वाचन संबंधित कार्य हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीमाएं। तो फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होगी, उसके बारे में संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होगी। संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है, वो राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए ये चीजें निर्धारित की है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सेवानिवृत्ति के बाद जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको सरकार द्वारा नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। मतलब जब ये रिटायर्ड हो जाते हैं निर्वाचन आयुक्त, तो सरकार इन्हें किसी अन्य पद पर नियुक्ति कर सकती है, ठीक। तो ये इसकी सीमाएं हो गई, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे संबंधित अनुच्छेद के बारे में। इनसे आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णन है निर्वाचन आयोग का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, ठीक है। निर्वाचन आयोग वर्णन अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में किया गया है, संविधान के भाग 15 में। हमने इसके बारे में पीछे चर्चा की है, ठीक है। तो अभी देखिए, इन सभी अनुच्छेद में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कंफ्यूजन बहुत होने वाला है, इसलिए इसको मैंने पूरा अलग अलग कर रखा है, तो वो है आर्टिकल 324। याद रखिएगा, आर्टिकल 324 क्या कहता है? चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, अधीक्षक, निर्देशन और नियंत्रण, इसका वर्णन है आर्टिकल 324 में। अब आर्टिकल 324 को 6 पार्ट में बांटा गया है। इन सभी को एक एक करके देखेंगे, है ना। देखिए,
आपको मैं फिर से बता दूं, यहां पर आपको काफी कंफ्यूजन हो सकता है। बहुत अच्छे तरीके से इसकी नोट्स बनाइएगा, इनको बार बार आपको देखते रहना है। ठीक, चलिए, तो पहला है अनुच्छेद 324(1). अनुच्छेद 324(1) जो है वो निर्वाचन आयोग की स्थापना के बारे में कहता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निर्वाचन आयोग की स्थापना का वर्णन है अनुच्छेद 324(1), 324(2) ऐसा करके, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 324(1) में। ओके, फिर दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 324(2) निर्वाचन आयोग की संरचना का वर्णन इसमें किया गया है। याद रखेंगे, निर्वाचन आयोग की संरचना का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 324(2) में। अगला है अनुच्छेद 324(3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा, ये किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 324(3) में दिया गया है। याद रखना सभी। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, देखिए 3 सदस्यीय है निर्वाचन आयोग, जिसमें एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 है अन्य निर्वाचन आयुक्त। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इन सभी की शक्तियां समान हैं, लेकिन जब भी इनमें अध्यक्षता की बात आएगी तो वो कौन करेगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेगा। इसमें इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324(3) में इस बात को कहा गया है, याद रखना है। अगला है 324(4). अनुच्छेद 324(4) क्या कहता है? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 324(4) में है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 324(4). और अगला है अनुच्छेद 324(5). इसमें वर्णन है सेवा शर्तें, त्यागपत्र, पदावधि। इन सब का वर्णन किसमें किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 324(5) में। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, सेवा शर्तें भी निर्धारित की जाती है और त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। किसमें वर्णन है? आर्टिकल 324(5) में। चलिए, अगला है 324(6). इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है राष्ट्रपति राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। क्या कहता है ये? आर्टिकल 324(6) कहता है राष्ट्रपति और राज्यपाल, देखिए निर्वाचन आयोग को जब भी कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र में जब जरूरत होगी तो राष्ट्रपति और राज्य में जब जरूरत होगी तो राज्यपाल इनको कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। ये किसमें वर्णित है? तो आर्टिकल 324(6) में वर्णित है। ठीक है, तो इस पेज में हमने देखा, इस स्लाइड में हमने क्या देखा? 324 को हमने अलग अलग करके पढ़ा है पूरा, और ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, तो इसे बार बार रिवाइज करते रहिएगा। चलिए, अब अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ेंगे। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 325, 325। ये क्या कहता है? धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेषण को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए योग्य नहीं ठहराने का प्रावधान। मतलब ये है सिंपल सा, अनुच्छेद 325 है, आर्टिकल 325 जो है वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर, मतलब पुरुष है कि महिला है या इस जाति का है या उस धर्म का है, इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कहा जा सकता कि आप मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 325। आप सभी जानते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी धर्म, जाति या किसी भी लिंग का हो, अगर वह अपनी 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका है तो वह मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा उसका नाम, और वो वोटिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगला है अनुच्छेद 326, 326। लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। याद रखिएगा, कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि जो विधानसभा या लोकसभा का निर्वाचन है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? तो वो है अनुच्छेद 326। 325 और 326 के अंतर को आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए
अगला है 327, अनुच्छेद 327। ये क्या कहता है? विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति। निर्वाचन के संबंध में संसद कानून बना सकती है, यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो वो है अनुच्छेद 327, ये याद रखेंगे। फिर अनुच्छेद 328 क्या कहता है? किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति। जो राज्य का विधानमंडल है, ये जब निर्वाचन संबंधित कानून बनाता है, किस अनुच्छेद के तहत बनाता है? तो अनुच्छेद 328 में उसे शक्ति ये दी गई है। 327 और 328 को भी अच्छे से याद रखना है। सीधी सी बात है, सारे इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब लास्ट है 329, अनुच्छेद 329। ये क्या कहता है? तो ये कहता है चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्यकारी। मतलब ये है चुनावी मामलों में अदालतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 329 अनुच्छेद ये कहता है, ठीक। तो ये हमने सारे अनुच्छेद कवर कर लिए यहां पर निर्वाचन आयोग से संबंधित। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले चुनाव सुधारों के लिए गठित प्रमुख समितियां, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है तारकुंडे समिति। 1974-75 में इसकी स्थापना की गई, इसका गठन किया गया। किसका? तारकुंडे समिति का। याद रखिएगा, चुनाव सुधार से संबंधित है ये। तारकुंडे समिति किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो चुनाव सुधारों से संबंधित है। 1974-75 में बनी ये। अब इसकी सिफारिश देखिए क्या है। तो सबसे पहला है मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष करना, ठीक। 21 से 18 वर्ष मतदाता की आयु करना, यह किस समिति ने सिफारिश की थी? तो वो थी तारकुंडे समिति, याद रखेंगे। दूसरा है निर्वाचन के लिए अधिकतम व्यय योग्य राशि। इतनी राशि अधिकतम व्यय की जा सकती है निर्वाचन के लिए, इसकी सिफारिश किसने की? तो याद रखेंगे तारकुंडे समिति ने की थी, ओके। फिर चुनाव व्यय का लेखा जोखा चुनाव आयोग को देना, इसे भी याद रखना आपको। चुनाव व्यय का लेखा जोखा, कितना खर्च हुआ, ये सब का ब्यौरा पूरा चुनाव आयोग को देना। किस समिति ने सिफारिश किस बात की? तो वो थी तारकुंडे समिति, जो कि चुनाव सुधारों से संबंधित है और 1974-75 में इसका गठन किया गया था, ठीक। इसकी एक अन्य जो सिफारिश है वो है निश्चित नामांकन राशि जमा करना। जब भी कोई व्यक्ति, कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र जो है दाखिल करता है, मतलब जब सबमिट करता है, तो उसे कुछ नामांकन राशि निश्चित जमा करनी पड़ती है। तो ये निश्चित जो नामांकन राशि है ये जमा करना पड़ेगा। इसकी जो सिफारिश है किसने की थी? तो याद रखिएगा कौन समिति थी वो थी तारकुंडे समिति, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप आपने पूरा इसको देख लिया तो जो भारत निर्वाचन आयोग है उससे संबंधित सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बात करेंगे दिनेश गोस्वामी समिति। ये बनी 1990 में। याद रखिएगा दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनाव सुधार से है, ठीक है ना। ये बनी कब, इसका गठन कब किया गया? तो 1990 में किया गया। अब इसने क्या सिफारिश की? तो पहली, लूटे गए बूथों पर पुनः मतदान की व्यवस्था हो। दूसरा, ईवीएम का प्रयोग किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएम का जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिस पर अब वोटिंग होने लगी है, इसका जो प्रयोग है किया जाए, ये किस समिति ने सिफारिश की थी? तो दिनेश गोस्वामी समिति। और कब बनी, इसका गठन कब हुआ? तो 1990 को, ये याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ईवीएम का प्रयोग, ठीक। चलिए आगे बात करेंगे। इसकी अगली सिफारिश जो है वो है मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था हो। जो वोटर आईडी, हमारा जो वोटर आईडी होता है उसकी व्यवस्था हो। यह किसने सिफारिश की इसकी? तो वो की थी किसने? दिनेश गोस्वामी समिति ने। 1990 में इसका गठन, मतलब इसकी स्थापना या इसको बनाया गया था।
ये आपको याद रखना है। ठीक, फिर है इसकी सिफारिश 6 माह के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था। मतलब ये है जहां पर भी उपचुनाव कराना है या जहां भी पद खाली पड़े हुए हैं, वहां पर आप सभी जानते हैं उन पदों को 6 माह के अंदर भरा जाता है। तो ये सिफारिश किसने की थी? तो वो थी कौन सी समिति? वो थी दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक, याद रखेंगे। अगली समिति है इंद्रजीत गुप्ता समिति। ये 1998 में बनी। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे चुनाव सुधारों से है ना। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, या ऐसा दे सकता है इनमें से कौन सी समिति है जिसका संबंध चुनाव सुधारों से नहीं है। तो ये सभी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना इनके नाम। ठीक है, अब इसने क्या सिफारिश की कि लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव का जो व्यय है सरकार के द्वारा वहन किया जाए। यह सिफारिश किस समिति ने की थी? तो याद रखेंगे इंद्रजीत गुप्ता समिति ने। ठीक, कब बनी ये? 1998 में। ओके, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जैसा आप ये देख रहे हैं जितनी भी इनकी सिफारिशें हैं, तो आपसे एक सिफारिश लिख दी जाएगी, जैसे कि मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था हो, किस समिति ने सिफारिश की? नाम आएगा तारकुंडे, इंद्रजीत गुप्ता समिति आ जाए, दिनेश गोस्वामी समिति आ जाए, के संथानम समिति आ जाए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। तो आपको सभी की सिफारिशें भी याद रखना है। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। अगली समिति है के संथानम समिति। ये बनी 1962 में, 1962 में। अब इसकी सिफारिशें देखिए। तो पहले तो ये याद रखेंगे के संथानम समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव सुधारों से। कब बनी? 1962 में बनी। अब सिफारिशों की बात करते हैं। पहला है उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता की व्यवस्था हो, न्यूनतम योग्यता की व्यवस्था हो। ऐसा होना चाहिए कि जो उम्मीदवार हैं उनकी न्यूनतम योग्यता कुछ एक क्राइटेरिया निश्चित करना चाहिए, है ना, कि उनको इतना योग्य होना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में कर देना चाहिए, इतने तक उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसा कुछ। इसके बारे में किसने कहा था? तो के संथानम समिति ने सिफारिश की। दूसरा है निर्वाचन आयुक्त सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों के लिए पात्र होंगे। किस समिति ने इसकी सिफारिश की? तो वो है के संथानम समिति, 1962। ठीक है, इन दोनों सिफारिशों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहला क्या है? उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता मतलब न्यूनतम योग्यता की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, निर्वाचन आयुक्त सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकार के द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों के लिए भी पात्र होंगे। ये सिफारिश किसने की? तो के संथानम समिति, 1962। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल। कौन कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? टोटल कितने हैं? तो 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। कौन कौन से हैं, उन सभी के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहला है भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप बीजेपी के नाम से जानते हैं। इस दल की स्थापना की गई थी 1980 में। याद रखिएगा, बीजेपी की स्थापना 1980 में की गई। और किसने की? इसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। यहां पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी याद रखना है कि पहले यह जो है तो भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी पार्टी। मतलब जो बीजेपी है उसका पूर्व में नाम क्या था? तो वो था भारतीय जनसंघ। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? तो 1951 में, 1951 में। तो यहां पर कई आपको चीजें देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। सबसे पहला कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक का नाम क्या है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। या भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई? तो 1951 में। फिर जो बीजेपी है उसका पुराना नाम क्या था? तो भारतीय जनसंघ। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुई? मतलब जो भारतीय जनसंघ है वो बीजेपी कब बना? तो 1980 में बना। किसने स्थापना की बीजेपी की? तो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने की थी। ठीक, ये याद रखेंगे। चुनाव चिन्ह की बात करें तो ये बिल्कुल सभी जानते हैं, आप बताने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या चुनाव चिन्ह?
कमल है। ठीक, अब दूसरी जो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में की गई थी, 1885 में की गई थी। संस्थापक कौन थे? तो वो थे A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा। इन तीनों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 1885 में, याद रखिएगा। चुनाव चिन्ह की बात करें तो हाथ का पंजा, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए अब बढ़ेंगे हम अपनी तीसरी पार्टी की तरफ, तो वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसे कहते हैं एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। स्थापना 1999 में की गई। सभी पार्टियों की फ्रेंड्स आपको स्थापना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनसीपी की स्थापना कब की गई? तो 1999 में की गई। संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर। कौन कौन थे? शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर। ठीक, अब बात करेंगे चुनाव चिन्ह की। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये घड़ी का एक चुनाव चिन्ह है। ये किस पार्टी का है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी का, जिसकी स्थापना कब हुई? 1999 में। संस्थापक कौन थे? शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर। ठीक, ये हमारी तीसरी पार्टी थी। चलिए अब चलेंगे अपनी चौथी पार्टी की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारी चौथी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसे बीएसपी के नाम से भी आप जानते हैं। इसकी स्थापना कब की गई? 1984 को, 1984 को स्थापना की गई बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी की। इसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे काशीराम। याद रखिएगा, चुनाव चिन्ह भी आप सभी जानते हैं, वो है हाथी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगली पार्टी। पांचवी जो हमारी पार्टी है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे मार्क्सवादी भी कहा जाता है, सीपीएम। इसकी स्थापना जो है 1964 में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या सीपीएम की स्थापना 1964 में की गई। संस्थापक की बात करें, ज्योति बसु, हरिकिशन सिंह सुरजीत और ईएमएस नमूदरी। ठीक है, कौन कौन थे? ज्योति बसु, हरिकिशन सिंह सुरजीत और ईएमएस नंबूदरी, ये संस्थापक थे इसके। चुनाव चिन्ह की बात करें तो आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं, हंसिया और हथौड़े जैसा इसका एक चुनाव चिन्ह है, याद रखिएगा। किसका? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। ठीक, चलिए बढ़ेंगे अपनी छठवीं पार्टी की तरफ। छठवीं पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए, वो मार्क्सवादी थी, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। इसकी स्थापना हुई 1925 को। ठीक, संस्थापक मानवेंद्र नाथ रॉय। याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 को हुई। संस्थापक की बात करें तो मानवेंद्र नाथ रॉय थे। चुनाव चिन्ह की अगर बात करें तो हंसिया और बाली। ठीक है, ये इसका चुनाव चिन्ह है, किसका? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। चलिए आगे बात करेंगे अब। सातवीं है सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जिसे आप तृणमूल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1998 में की गई और इसे 2016 में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो है मान्यता प्रदान की गई। तो आपको ये याद रखना है कि तृणमूल कांग्रेस जो है स्थापना 1998 में की गई और इसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता कब दी गई? तो सन 2016 में। ठीक, संस्थापक कौन है? तो वो है ममता बनर्जी और चुनाव चिन्ह आप सामने देख रहे हैं, एक दो फूल है ये आपको याद रखना है किसका चुनाव चिन्ह है? तो तृणमूल कांग्रेस का है। ठीक, अब बात करेंगे अपनी आठवीं राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में। ये नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसे शॉर्ट में एनपीपी भी कहा जाता है। 2013 में इस पार्टी की स्थापना की गई। इस पार्टी का जो मुख्यतः प्रभाव आपको मेघालय में देखने को मिलता है, यह भी याद रखिएगा। नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना कब की गई? 2013 में। इसका मुख्यतः प्रभाव आपको कहाँ मिलेगा देखने को? तो मेघालय में। और संस्थापक कौन है? तो वो है पीए संगमा। चुनाव चिन्ह क्या है? तो वो है किताब। बहुत इंपॉर्टेंट है, नई पार्टी है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा 8वां राष्ट्रीय राजनीतिक दल है
टोटल 8 ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं अभी। तो आपको इनके सबके नाम, इनकी स्थापना, इनके संस्थापक और इनके चुनाव चिन्ह के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, संस्थापक कौन है एनपीपी के? तो पीए संगमा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 25 जनवरी 1950 को हमारे भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है ना। तो उसी की याद में 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और पहली बार कब मनाया गया? तो याद रखिएगा सन 2011 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदाता की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई। 61वां जो संविधान संशोधन है 1989, उसके द्वारा जो मतदाता की उम्र है वह 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। याद रखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें नंबर के। कब हुआ? 1989 को। चलिए अब बात करेंगे निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। पहला चुनाव निर्वाचन आयोग ने कब करवाया था? तो ये कब करवाया था? 1951-52 में। यह भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रथम चुनाव कब संपन्न कराए गए। तो ऑप्शन दे देगा आपको 1951-52, 1953-54 ऐसा करके। तो ये आपको याद रखना, 1951-52 में जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पहला चुनाव करवाया गया। अब बात करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कुछ। यहाँ पर आपको ये याद रखने हैं कौन कौन से हमारे जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। ठीक, तो पहले रहे हमारे सुकुमार सेन, दूसरे रहे के सुंदरम। ठीक, देखिए सुकुमार सेन का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको दूसरे भी याद रखने हैं। हो सकता है पहले चूंकि कई बार पूछे गए हैं तो दूसरा पूछ ले। वैसे याद तो सभी आपको रहना चाहिए, पर मैंने यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को ही लेकर बताया हुआ है। सभी को सभी आयोग के याद अध्यक्ष वगैरह याद करना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी प्रयास करिएगा आप। ठीक है, प्रथम जो है कौन से रहे? वो सुकुमार सेन रहे। द्वितीय रहे के सुंदरम। प्रथम मुस्लिम की बात करें तो वो रहे शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो मुस्लिम थे उनका नाम क्या था? तो वो कौन थे? शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वीएस रमा देवी। इनके बारे में याद रखिएगा, ये एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही अभी तक, और ये कार्यवाहक भी रही हैं। ठीक है, यह भी याद रखना है, कार्यवाहक पहली या एकमात्र कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वीएस रमा देवी ही थी। ठीक, तो पहले कौन थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त? सुकुमार सेन। दूसरे कौन थे? के सुंदरम। प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी, जो एकमात्र भी महिला रही और कार्यवाहक भी रही। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहे? तो जेम्स माइकल लियोगडो। याद रखिएगा इनका नाम। पहले एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त जेम्स माइकल लियोगडो। ठीक, ओके। चलिए, तो 20वें थे नसीम जैदी। 21वें थे अचल कुमार ज्योति। 22वें थे ओम प्रकाश रावत। 23वें थे सुनील अरोड़ा। और 24वें जो वर्तमान में है वो है सुशील चंद्रा। इनके क्रम भी याद रखिएगा। 20वें नंबर में कौन थे? नसीम जैदी। 21वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त अचल कुमार ज्योति। 22वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत। 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा। 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, नोटा 2013 से लागू हुआ तथा सर्वप्रथम इसका प्रयोग छत्तीसगढ़ में किया गया। नोटा आप सभी जानते हैं, अब जो आप वोटिंग करने जाते हो तो जो भी जितने भी कैंडिडेट रहते हैं उसके बाद आपको एक ऑप्शन नोटा भी मिलता है ना। अगर आप उनमें से किसी भी प्रतिनिधि को वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप नोटा दबा सकते हैं।
लेकिन ये जो सुविधा है कब से स्टार्ट हुई आपको याद रखना है, तो 2013 से। और सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। बात करेंगे सैन्य मतदाता को चुनाव में मतदान हेतु प्रॉक्सी मतदान की सुविधा 2003 में दी गई। जो सैन्य मतदाता है उनको प्रॉक्सी मतदान की जो सुविधा है वो कब दी गई, सन 2003 में। अब फ्रेंड्स आपके मन में आ रहा होगा ये प्रॉक्सी क्या चीज है। देखिए प्रॉक्सी मतदान को सीधे और सरल शब्दों में ऐसे समझ लीजिए, कोई भी कैंडिडेट मतलब कोई भी सैनिक अपना वोट, देखिए वो ड्यूटी में होते हैं, अब उन्हें वोटिंग तो करना अपने कैंडिडेट को, तो वो अपना वोट अपने किसी भी एक चुने हुए व्यक्ति के द्वारा अपने कैंडिडेट को डलवा सकते हैं। मतलब ऐसा कि जैसे मान लीजिए कोई एक सेना में है जवान, ठीक, अब उसकी पोस्टिंग कहीं और है, जैसे पर मान लेते हैं JNK में है, ठीक है, अब वो बिहार का है, उसका कैंडिडेट तो बिहार में है ना, उसका जो वोटर लिस्ट में नाम वो बिहार में है, उसको बिहार में वोटिंग करना है, तो वो अपने द्वारा किसी व्यक्ति को चुनेगा, जैसे उसका भाई है, उसका रिलेटिव है, कोई भी है, तो उसको चुनेगा और उसके बारे में निर्वाचन को पहले से ही एक फॉर्म भरना पड़ता है और जानकारी देनी पड़ती है। उसमें वो बता देगा कि मेरे जगह पर मेरा वोट जो है ये व्यक्ति डालेगा, ठीक, आप समझ रहे होंगे। तो मतलब ये है कि वो जो व्यक्ति है जिसको वो सैनिक अपना वोट डालने के लिए नियुक्त कर रहा है वो 2 वोट डालेगा, एक तो अपना डालेगा और दूसरा उस सैनिक का डालेगा। ये प्रॉक्सी मतदान, ठीक है। तो ये प्रॉक्सी मतदान कब से प्रारंभ हुआ, तो 2003 से सैनिकों को प्रॉक्सी मतदान की सुविधा दी गई, यह भी याद रखना है। फिर अगला पॉइंट, मतदाता पहचान पत्र का प्रावधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN शेषन के कार्यकाल में किया गया था। याद रखिएगा जो मतदाता पहचान पत्र है उसका जो प्रावधान है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN शेषन के कार्यकाल में किया गया था। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब अगला पॉइंट है, वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनाव पहली बार 1951-52 में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा कि वयस्क मताधिकार पर आधारित जो चुनाव है पहली बार कब हुआ, तो 1951-52 में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगले महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक या मूल अधिकार। ओके, इसका मतलब ये फ्रेंड्स, जो हमारा वोट देने का अधिकार है या किसी भी कैंडिडेट को चुने जाने का अधिकार है वह एक विधिक अधिकार है। वो विधि के द्वारा, कानून के द्वारा हमें दिया गया है, ना कि वह संविधान में दिया गया है और ना ही उसका मूल अधिकार में वर्णन है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार 1926 में प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ, 1926 में, 1919 के अधिनियम के द्वारा। ये आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, ओके। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार 1926 में प्राप्त हुआ, 1919 अधिनियम के द्वारा। और अगला पॉइंट है, अब तक गठित परिसीमन आयोग 1952, 1962, 1972 और 2002, मतलब अब तक कुल 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। कब कब किए गए हैं, तो 1952 में, 1962 में, फिर 1972 में और 2002 में। ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट फ्रेंड्स, प्रथम परिसीमन आयोग जो 1952 में गठित हुआ, उस समय पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। याद रखिएगा, सुकुमार सेन थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जब पहला परिसीमन आयोग गठित हुआ। कब, 1952 में। फिर दूसरा परिसीमन आयोग 1962 में गठित हुआ, तो उस समय पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, वो थे KVK सुंदरम। याद रखेंगे। और चौथे परिसीमन आयोग का जो गठन है वो परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत 12 जुलाई 2002 को उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। जो चौथा परिसीमन आयोग है उसका गठन 22 जुलाई सन 2002 को किया गया था।
किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो रिटायर्ड न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, परिसीमन संबंधी मामलों में अंतिम निर्णय देने का जो अधिकार है वो किसका है? तो वो है परिसीमन आयोग को। ठीक है, परिसीमन संबंधी जो मामले हैं उसमें जो अंतिम निर्णय है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो है परिसीमन आयोग के द्वारा। ये याद रखेंगे। फिर लास्ट पॉइंट है, पहली बार जब चुनाव आयोग बहुसदस्यीय बनाया गया तो उस समय पर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे RVS पैरी शास्त्री। ठीक, इसके बारे में हमने पीछे बात की है कि जब पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग को जब 3 सदस्यीय मतलब बहुसदस्यीय बनाया गया है ना, तो 2 कौन कौन से थे अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो एक थे SS धनोवा और दूसरे कौन थे? VS सहगल। ठीक, तो उस समय पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो थे RVS पैरी शास्त्री। और जब दूसरी बार उसको बहुसदस्यीय बनाया गया तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? TN शेषन। और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे जो दूसरी बार नियुक्त किए गए थे बहुसदस्यीय जब आयोग को बनाया गया था? तो एक थे MS गिल और दूसरे कौन थे? GVG कृष्णमूर्ति। ठीक है, इनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, दूसरी बार जब आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया तो उस समय पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN शेषन थे, वही जो मैंने आपको पीछे बताया है। ठीक है, चलिए इसके बाद भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा वह कौन थे? TN शेषन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा वह कौन थे? तो वो थे TN शेषन। और दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है, पीछे हमने पूरी बात की इसके बारे में। फिर लास्ट है, लोकसभा चुनावों में सरकारी निधियन की सिफारिश दिनेश गोस्वामी समिति ने की थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, लोकसभा चुनावों में सरकारी निधियन की सिफारिश किस समिति ने की? तो दिनेश गोस्वामी समिति ने। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा भारत निर्वाचन आयोग। अब अगर आपको लगता है कि मैंने जितना भी इसमें टॉपिक कवर किया है वो आपके एग्जाम की डिमांड को पूरी करता है और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद।